प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए, जयपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी में बाड़ेबंदी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इसे लेकर बयान दिया है। सीपी जोशी ने कहा है कि कोई बाड़ेबंदी नहीं है, सभी विधायक अपने क्षेत्र में हैं। विधायक दल की बैठक तय होते ही विधायक जयपुर आएंगे। पर्यवेक्षक की नियुक्ति को लेकर भी सीपी जोशी ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पर्यवेक्षक नियुक्त होते ही विधायक दल की बैठक होगी। सीएम को लेकर निर्णय विधायक दल की बैठक के बाद ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सब कुछ पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि सारा फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करेगा। विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद ही ये पता चलेगा कि कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। राजस्थान में कमल खिलने के बाद से लगातार ये सवाल है कि कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, क्योंकि कई चेहरे बीजेपी में ऐसे हैं जो दावेदार माने जा रहे हैं, जिन्हें माना जा रहा है कि सीएम बनाए जा सकते हैं, लेकिन असल में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो विधायक दल की बैठक के बाद ही साफ हो सकेगा। क्योंकि सीपी जोशी ने इसे लेकर संकेत दे दिया। उन्होंने कह दिया है कि निर्णय विधायक दल की बैठक के बाद ही किया जाएगा, यानी कि पहले विधायक दल की बैठक का इंतजार करना होगा और उसके बाद यह फैसला लिया जाएगा बीजेपी की ओर से कि कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। अगले 5 साल किसके कंधे पर रहेगी राजस्थान की जिम्मेदारी, कौन सुनिश्चित करेगा राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर, कौन सुनिश्चित करेगा कि राजस्थान में सब कुछ ठीक ठाक रहे और वहां के जो प्रदेश की जनता है वो खुशहाल रहे। तो अब इंतजार है उस पल का जब बीजेपी ऐलान करेगी कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, सीपी जोशी का बड़ा बयान, अब ये साफ है कि विधायक दल की बैठक के बाद ही ये पता चलेगा कि सीएम होगा कौन, और भी बड़ी बातें कही गई हैं उनकी ओर से। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव जीते, कार्यकर्ता हर्षोल्लास में, जब होगा तो आपको पता चलेगा। एक लगातार ये बात जो आवाज पहुंच रही है सौरभ? रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पार्टी को अपनी मां के समान समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय उनके मंदिर के रूप में होता है। सभी कार्यकर्ता विचारधारा को स्वीकार करके आगे काम करते हैं, इसलिए इसकी चिंता की बात मत करिए। बिल्कुल एक विधायक के नाम से चलाया गया कि ललित मीणा को रोक दिया गया। अब वो क्या है उसके बारे में जानकारी मुझको नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कौन रोकेगा? जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का कार्यकर्ता इतना बड़ा गौरव हो, 2 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गांव गरीब किसानों के मसीहा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, उस पार्टी का कार्यकर्ता हो तो कौन से कार्यकर्ता को किसी की हिम्मत इतना रोक सके? बहुत बढ़िया भाई साहब। हेलो, हाँ। तो अरुण सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बाड़ेबंदी की खबरों से साफ इंकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को बाड़ेबंदी की जरूरत ही नहीं है और अब इंतजार किया जा रहा है कि कब बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। कई संभावित चेहरे बताए जा रहे हैं जिनका ऐलान हो सकता है, उनमें से कौन एक होगा जिसके कंधे पर यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब बीजेपी की ओर से नाम का ऐलान किया जाएगा। क्योंकि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेती आ रही है। इससे पहले भी जब प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई थी तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि कौन होगा मुख्यमंत्री। अब सीपी जोशी कह रहे हैं विधायक दल के बैठक के बाद पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी ये स्पष्ट रूप से कह रही कि विधायक दल की बैठक के बाद ही जो है वो नाम तय किए जाएंगे और ये संभावना व्यक्त की जा रही कि अब जल्द ही जो है वो पर्यवेक्षक की नियुक्ति के बाद विधायक दल की बैठक जो है वो होगी। लेकिन जिस प्रकार के खबरें जो है वो चल रही है कि राजस्थान में बाड़ेबंदी हो रही है, उस पर जो है वो ना सिर्फ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बल्कि प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह दोनों ने ही इनकार जो है वो किया है कि किसी प्रकार की बाड़ेबंदी नहीं है। और एक और बात जो है वो उन्होंने कही कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कौन रोक सकता है। बिल्कुल
बंदी नहीं है। सब लोग को अपने क्षेत्र में देव दर्शन कर रहे हैं। सभी लोग अपने क्षेत्र में जनता को धन्यवाद दे रहे हैं और जैसे ही विधायक दल की बैठक होगी सब लोग जयपुर आएंगे। तो सीपी जोशी को आपने सुना जो कह रहे हैं कि जैसे ही विधायक दल की बैठक होगी सभी जयपुर लौट आएंगे। कोई बाड़ेबंदी नहीं की गई है। न सिर्फ सीपी जोशी बल्कि प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने भी यही कहा है कि कोई बाड़ेबंदी नहीं की गई है और यह भी कहा जा रहा है कि सबसे पहले पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद यह फैसला किया जाएगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री और इसके बाद नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बीजेपी में बाड़ेबंदी को लेकर यह बड़ी खबर, क्योंकि बाड़ेबंदी की अटकलें लगाई जा रही थी और जब सवाल पूछा गया सीपी जोशी और अरुण से तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बाड़ेबंदी नहीं है। तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा राजस्थान का, इसके लिए। राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी हत्या कर दी गई। गोगामेडी की अंतिम यात्रा निकली, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां पर अंतिम यात्रा को देखने और पुष्पांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर नजर आए। जयपुर से लेकर हनुमानगढ़ के भादरा तक लोग जगह जगह पर अंतिम दर्शन करने पहुंच रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी की एक झलक पाने के लिए लोग वहां पर खड़े नजर आए। तो पैतृक गांव गोगामेडी में आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोपहर बाद तकरीबन 3 बजे पार्थिव देह पहुंचेगा। गोगामेडी में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। तो पैतृक गांव गोगामेडी में आज पार्थिव देह पहुंचेगा। दोपहर के बाद तकरीबन 3 बजे देह पहुंचने की सूचना मिल रही है। गोगामेडी में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कल से ही लगातार उनके समर्थक जो थे वो भी धरना प्रदर्शन करते नजर आए परिवार के न्याय के लिए। और आज उनकी जब अंतिम यात्रा निकाली गई तो वहां पर भी बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। लोगों की आंखें नम थी, लेकिन सिर्फ एक बात उनकी ओर से की जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कल सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी सबके बीच पहुंची थी और शीला शेखावत ने लोगों से अपील भी की थी कि जब उनकी अंतिम यात्रा निकले तो वहां पर लोग पहुंचे और उन्हें अंतिम विदाई जरूर दें। तो 3 बजे के बाद अंतिम संस्कार किया जाना है, जिसे लेकर तैयारियां की जा रही है। पुलिस और प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की गई हैं, जहां पर पुलिस और प्रशासन मुस्तैद हैं, अलर्ट मोड पर हैं और बड़ी संख्या में प्रशासन के अधिकारी तैनात किए गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और इसके बाद से ही लगातार फरार आरोपियों की तलाश भी की जा रही है, क्योंकि कल उनकी पत्नी ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है कि 72 घंटे के भीतर अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो दोबारा से प्रदर्शन करेंगे। सहयोगी राजू रामगढ़िया इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, अंतिम यात्रा गोगामेडी की, लोगों की आंखें नम है लेकिन आक्रोश भी है और मांग सिर्फ एक है कि गिरफ्तारी की जाए जल्द से जल्द। जी बिल्कुल, जो सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई और उसके बाद जिस तरह से कल पूरे राजस्थान में प्रदर्शन हुए, बाजार बंद हुए और आज भी जो हनुमानगढ़ जिले में हनुमानगढ़ टाउन और हनुमानगढ़ जंक्शन वहां के बाजार बंद रहे और जो मांग है, चूंकि कल सहमति बन चुकी है कुछ मांगों को लेकर, उसके बाद जो शव है वो लेकर जो है गोगामेडी लाया जा रहा है। दोपहर 3 बजे बाद अंतिम संस्कार की जो सूचना भी मिल रही है, मगर जो मांग है वो हनुमानगढ़ जिले में भी आज जो बंद था हनुमानगढ़ टाउन और हनुमानगढ़ जंक्शन में,
वहां भी एक ही मांग थी कि हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी हो। और न केवल हनुमानगढ़ बल्कि पूरे राजस्थान में या पूरे देश में, जहां भी सुखदेव सिंह के समर्थक हैं, करनी सेना कार्यकर्ता है, 36 कौम के लोग हैं, हाँ। सभी की अब एक ही मांग है कि बाकी मांगों पर सहमति बन चुकी है, मगर जो हत्यारे हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी हो। और अगर हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती तो यह आंदोलन फिर से हो सकता है। फिलहाल जो है गोगामेड़ी में सब करीब 3 बजे तक पहुंचने वाला है। आईजी बीकानेर कल से हनुमानगढ़ कैंप किए हुए हैं और आईजी के अलावा पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी गोगामेड़ी में मुस्तैद है। गोगामेड़ी में जो पैतृक काम है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का, वहाँ उनके निवास पर समर्थक जुटे हुए हैं। सब जो आ रहा है उसको रास्ते में जगह जगह श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ पर भी समर्थक जो है डटे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं पार्थिव देह का। इसके बाद अंतिम संस्कार होगा और मांग फिर वही बात की मांग एक ही अभी उनकी है कि हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी हो, अन्यथा आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल यही मांग है। पत्नी ने भी यही मांग रखी और कहा है कि अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है और सख्त एक्शन नहीं लिया जाता है तो दोबारा से प्रदर्शन किया जाएगा। 3 बजे के बाद अंतिम संस्कार किया जाना है। राजू, क्या तैयारियां इसे लेकर? तो अपडेट लगातार लेते रहेंगे। सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। लगातार अंतिम यात्रा की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक थे वो सड़कों पर नजर आए और जगह जगह जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है, बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में मौजूद नजर आ रहे हैं। तो वहीं सीपी जोशी ने गोगामेड़ी मामले पर कहा कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और उन पर कार्रवाई भी की जाए। सुनिए। गोगामेड़ी जी की हत्या के बाद राजस्थान में गैंगवार अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मैंने तुरंत ही उस घटना के तुरंत बाद ही महामहिम राज्यपाल महोदय से, मुख्य सचिव और डीजीपी से सबसे बात की है और तुरंत जो अपराधी हैं, दोषी हैं, उनको गिरफ्तार हो, उनकी सजा सख्त सजा मिले और इस प्रकार की गैंगवॉर नहीं हो, इस प्रकार की अराजकता कोई नहीं फैलाए। इसके ऊपर मैंने तुरंत बात की और माननीय गृह मंत्री जी भी लगातार इस घटना पर यहां प्रदेश की प्रशासन से संपर्क। तो वहीं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड पर गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत ने अपना बयान दिया और दर्द बयां किया। उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से कहा कि मुझे न्याय चाहिए, आप मुझे न्याय दिलाइए। एक शेर को गीदड़ों ने धोखे से मार डाला। 72 घंटों के अंदर सुखदेव सिंह के हत्यारे पकड़े जाने चाहिए। मुझे सर्व समाज से इंसाफ की उम्मीद है। सुनिए। न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर पहली बार हमारे साथ मौजूद हैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की धर्मपत्नी शीला शेखावत। शीला जी, सबसे पहले तो न्यूज 18 के ऊपर तमाम सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के जो चाहने वाले जो लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ, आपको क्या न्याय की उम्मीद है? न्याय तो देखो मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपने देखा ना कि एक शेर को गीदड़ों ने मिलके मारा है। और मैं पूरी मतलब सरकार से यही उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को पकड़ के ऐसा न्याय दें, ऐसा एनकाउंटर करें कि दुनिया याद रखे कि हाँ, किसी के घर में घुस के मारने का ये अंजाम होता है। मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, मेरे बच्चों को इंसाफ मिले। मेरे छोटे छोटे बच्चे आज किस वजह से जिए, हम ये बताओ। हमारे तो जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई। आप जयपुर से नौहर भादरा तक निकल रहे हैं, लोगों का हुजूम है, उनके चाहने वालों का हुजूम है। जब आप ये देख रही हैं तो क्या कुछ आपको मतलब आप क्या कहना चाहेंगे अब उनके जो चाहने वाले हैं उनको? मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे पति ने नाम कमाया है, मेरे पति ने इज्जत कमाई है। ऐसी इज्जत ना तो किसी को मिली और ना ही मिलेगी। देखो कैसे लोग आगे आस पास में आके उनकी शहादत को प्रणाम कर रहे हैं और मैं भी प्रणाम कर रही हूँ। उन्हें धोखे से मारा गया है, घर में घुसकर। वो जो हत्यारे हैं, क्या सरकार से आप मांग करेंगे, क्या आप समाज को कहना चाहेंगे न्यूज 18 के माध्यम से? 72 घंटे का हमें टाइम मिला है। अगर 72 घंटे में हो जाता है, उनको पकड़ के एनकाउंटर हो जाता है तो ठीक है, वरना तो उग्र आंदोलन के लिए सरकार भी तैयार रही है और हम भी तैयार हैं। फिर उनको नहीं बख्शा जाएगा, ना तो मेरे द्वारा बख्शा जाएगा, ना समाज के द्वारा बख्शा जाएगा। तो देखिए, ये थी हमारे साथ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जो धर्म पत्नी है। आंखें उनकी नम है, हर कोई जो यहाँ पर जो नम है, उनकी जो चाहने वालों की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि
हर एक जो शख्स है, जो उनसे प्रभावित था, जो उनसे मिला था, जो उनका चाहने वाला था, वो आज कहा जा सकता है कि उनकी जो आंखें हैं वो नम हैं। और आपने न्यूज़ 18 राजस्थान के ऊपर सुना कि उनकी जो धर्म पत्नी किस तरीके से समाज से, सरकार से एक जो न्याय की उम्मीद लगाए बैठी है और सरकार के आश्वासन के बाद में वो पूरी सहमति के ऊपर यहां पर बनी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो अलवर में राजपूत करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में आज भी बाजार बंद का आह्वान किया गया। सुबह से ही शहर के मुख्य बाजारों को बंद रखा गया, वहीं व्यापारियों की ओर से भी बंद का समर्थन किया गया है। साथ ही पुलिस और प्रशासन की ओर से अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया। वहीं राजपूत समाज और करनी सेना के लोगों का कहना है कि गोगामेडी के आरोपियों का जल्द एनकाउंटर होना चाहिए, साथ ही परिवार को उचित मुआवजा भी दिया जाए। प्रांत संयोजक बजरंग दल, जिस प्रकार से पूरे समाज में आप सबको ध्यान है कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेडी की कुछ हत्यारों ने निर्मम हत्या कर दी, उसको लेकर के पूरे देश भर में विरोध है। आज उसी विषय को लेकर के पूरे राजस्थान के बंद के दौरान आज अलवर शहर में जो कल जिले बच गए थे राजस्थान के, आज वो जिले बंद का आह्वान है। उसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि उन लोगों को शूटर किया जाए। जो लोग जिस तरह यूपी में माहौल हो रहा है, वहाँ का कोई सारी बदमाशियाँ बंद हो रही है। राजस्थान में भी आज हर आदमी किसी भी वर्ग को सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज बंद का आह्वान इसीलिए किया जाता है कि जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और भविष्य में ऐसी बातें ना हो। मेरा नाम सूरजबान सिंह गौड़, संरक्षक करनी सेना। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली में नड्डा से मुलाकात कर सकती हैं। दोपहर 3:30 बजे जेपी नड्डा से वसुंधरा राजे की मुलाकात संभव बताई जा रही है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह मुलाकात हो सकती है। तो इस वक्त पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दिल्ली के दौरे पर हैं, कई दिग्गजों से मुलाकात कर रही हैं और इस बीच बड़ी सूचना यह है कि वसुंधरा राजे जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जिनसे मुलाकात की अटकलें लगाई जा रही हैं। तो ये मुलाकात जेपी नड्डा के आवास पर ही होगी, क्योंकि इस वक्त कवायद चल रही है कि राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस रेस में वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल है और ऐसे में वसुंधरा राजे का ये जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण से होगी। लखवीर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। लखवीर, मुलाकात होने वाली है क्या वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा की? लेकिन दिल्ली आई हुई है जी। बिल्कुल, वसुंधरा राजे आज दोपहर करीब 3:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी। कल देर रात ही वो दिल्ली आई थी। उनकी तमाम केंद्रीय नेताओं से मुलाकात हो सकती है और मुलाकात काफी अहम इसलिए क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल जल्द अपना चेहरा चुनने जा रही है और पर्यवेक्षकों का ऐलान भी पार्टी आलाकमान द्वारा देर शाम तक किया जा सकता है। दो पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे जो कि जयपुर जाकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक संचालित करेंगे और विधायक दल की बैठक में ही तय होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन हो। क्योंकि वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रही है, इसलिए प्रबल दावेदारों में उनका नाम है। लेकिन विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि किसी नए चेहरे पर दाव खिलाया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो वसुंधरा राजे की आगामी रूपरेखा क्या होगी, उनका क्या दारोमदार होगा, इसको लेकर भी जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात में चर्चा संभव है। और पिछले 2 दिन पहले जिस प्रकार से वसुंधरा राजे के आवास पर जो 2 दर्जन से ज्यादा विधायक जुटे, तो उस मामले में भी वसुंधरा राजे से जवाब तलबी होगी। जेपी नड्डा जानेंगे कि आखिरकार उन विधायकों को वहां जुटाने के पीछे की मंशा क्या थी और कौन कौन विधायक वहां मौजूद थे और आगामी दिनों में उनकी तरफ से उनका स्टैंड पार्टी के बैकग्राउंड में क्या रहने वाला, ये भी सामने स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल लखवीर, यानी कि डिनर डिप्लोमेसी पर भी चर्चा की जा सकती है अगर मुलाकात होती है। चूंकि इससे पहले सीपी जोशी को हमने सुना, अरुण सिंह को हमने सुना, वो कह रहे हैं कोई बाड़ेबंदी नहीं की गई है। इस प्रकार की खबरें सियासी गलियारों में थी। कल की होटल ललित जो जयपुर में है, वहां पर कुछ विधायकों को बंद रखा गया है, वहां पर बाड़ेबंदी की गई है। ऐसे में
इन तमाम चर्चाओं को शांत करने के लिए सीपी जोशी और अरुण सिंह ने आज बयान दिया है। ठीक है लखवीर, तो मुलाकात होने वाली है, आप इस मुलाकात पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से ही महेंद्र प्रतापपुरी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। पोखरण से नवनिर्वाचित विधायक प्रतापपुरी दिल्ली के बाद अब जयपुर में बीजेपी के दिग्गजों से मुलाकात करते नजर आए। साथ ही राजपूत करनी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेडी के शव के अंतिम दर्शन कर परिजनों को सांत्वना भी दी। बता दें, पोखरण विधायक महेंद्र प्रतापपुरी ने जयपुर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बीजेपी संगठन मंत्री चंद्रशेखर से मुलाकात कर संगठन के मुद्दों पर चर्चा की। अवैध रूप से सरहद पार से आए पाकिस्तानी नागरिक को 2 साल बाद न्यायालय ने 2 साल के कारावास और 11,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दरअसल पाकिस्तान के रहने वाले मोहम्मद अहमर को अनूपगढ़ सेक्टर के शेरपुर में बीएसएफ के जवानों ने 2 साल पहले बॉर्डर क्रॉस करते हुए दबोचा था। पूछताछ में मालूम चला कि पाकिस्तानी घुसपैठी मुंबई में रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस कर रहा था। आरोपी के पास से उस वक्त से एक ट्रैकिंग बैग, जूता, मोबाइल फोन, पाकिस्तानी सिम कार्ड और 220 दिरहम की मुद्रा मिली थी। वहीं लंबी चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया गया। उधर भरतपुर के नदबई की उच्चैन पंचायत समिति पर कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए जांच टीम का गठन किया गया। विधायक जगत सिंह की शिकायत के बाद जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जांच के निर्देश देते हुए टीम का गठन किया। टीम ने समिति में सभी पत्रावली को जब्त किया। पंचायत समिति में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद नवनिर्वाचित विधायक ने शिकायत दर्ज करवाई। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रदेश में चुनावी सरगर्मी खत्म होने के बाद कोटा में अदालत परिसर में इन दिनों चुनावी गर्माहट देखने को मिल रही है। कोटा में 8 दिसंबर को होने वाले अभिभाषक परिषद के चुनावों को लेकर न्यायिक कार्य ठप है। चुनावों के चलते वकीलों ने न्यायिक कार्य को स्थगित कर रखा है। कोटा में होने वाले बार काउंसिल के चुनाव में 1782 से अधिक वकील मतदान करेंगे, जिनमें 340 महिला वकील भी शामिल हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, पुस्तकालय सचिव समेत 7 पदों के लिए 35 प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज किया है। बड़ा बहुत खाना दे रहे हैं वकील लोग, 2-2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने कि कोई खाना नहीं देगा। कोई पार्टी हुए ऐसे लोगों को खुश करने के लिए जो है ना रेवड़िया बांटने वाला काम, रेवड़ीबाजी बंद कर दी। अब आप शुद्ध रूप से वकील लोग अपना प्रचार कर रहे हैं और आप लोग कन्विंस कर रहे हैं कि मैं आपके लिए बार के लिए करूँगा, वो करूँगा। अपने अपने जैसे आम चुनाव में कहते हैं तो यही वकील लोग बता रहे हैं मैं आपकी ये सेवा करूँगा, वे सेवा करूँगा। तो कुल मिला के बहुत अच्छा हुआ है और स्वच्छ चुनाव हो रहे हैं। आप स्वयं देख लें जाकर के, कोई धूमधाम नहीं है। कि जो राजस्थान बार हाई काउंसिल ने जो नए नियम बदले हैं उससे बार में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बना है। लोग अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे, कोई पैसे के दम पे या किसी तरह का अप्रूवल देके नहीं लड़ पाएंगे। अभी लोग जो बच्चे आए नए वो भी देख रहे हैं कि किस तरह की किसकी परफॉर्मेंस है, किस तरह से है। लोग भी अपने ही बता रहे हैं भाई मैं इस तरह से ये कर दूंगा या वो कर दूंगा या वो कर दूंगा। तो इससे एक बहुत अपेक्षित सुधार आया है और मेरा कहना है कि इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। उधर झालावाड़ के रायपुर इलाके में ग्रामीणों ने खस्ता हाल और कई दिक्कतों को लेकर तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि सोयला पंचायत के परासली गांव में 1000 से अधिक आबादी होने के बाद भी पूरे गांव में सिर्फ एक नलकूप से पानी पहुंचाया जा रहा है। साथ ही मावठ और बरसात के कारण गांव के रास्तों पर जलभराव और कीचड़ की भी समस्या हो गई है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आक्रोशित लोगों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। साथ ही कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की चेतावनी दी। संपूर्ण ग्रामीणों ने आज मिलकर तहसीलदार महोदय को तहसील कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया गया और मांग की गई है कि 2 दिन के अंदर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो गांव के सैकड़ों ग्रामीण आकर तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी।
उधर प्रागपुरा में सफाई कर्मचारियों ने ठेकेदार पर भेदभाव करने और पुराने कर्मचारियों को अकारण हटाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने सार्वजनिक मार्ग पर झाड़ू लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और सड़क मार्ग जाम कर दिया। उन्होंने सफाई ठेकेदार और नपा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि पालिका द्वार पर कई बार सफाई ठेकेदार बदल दिए गए, हर बार नया ठेकेदार आता है लेकिन काम नहीं होता। चित्तौड़गढ़ शहर में गली मोहल्लों में गंदगी पसरी है। गली मोहल्लों में जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कूड़े के लगे हुए ढेर के कारण संक्रमण का खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है। वहीं आवारा पशुओं का जमघट लगा रहता है। नगर परिषद की उदासीनता के चलते कचरा उठाने वाली गाड़ी आधा अधूरा कचरा उठाकर रवाना हो जाती है। वहीं सफाई कर्मी भी केवल खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। साथ ही दुर्गंध के कारण लोगों का निकलना भी दुभर हो रहा है। ये देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और हमारे ज़िले की ये हालत है। जगह जगह गंदगी के ढेर, ये रोड के ऊपर देखो सर कितनी गंदगी हो रही है। जानवरों कोई व्यवस्था नहीं, कोई पल्ली यहाँ पे जो प्रशासन है उसका कोई ध्यान ही नहीं इस तरफ। और मेन रोड पे ये हालत है कि निकलना लोगों का दुभर कर रखा है। जानवर लड़ते हैं आए दिन और लोग वहाँ कचरा है रोड पर डाल रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है नगर पालिका की तरफ से, ना कुछ। कैसे हालत है? सभी जगह ऐसी हालत है सर, कोई व्यवस्था ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है अपने यहाँ। वहीं कोटा में पिछले कुछ समय से चल रही सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते कई इलाकों में सफाई व्यवस्था ठप है। पिछले 4 दिनों से कोटा नगर निगम के 1000 से अधिक सफाई कर्मी हेल्थ ऑफिसर के साथ पुलिस की मारपीट को लेकर धरने पर हैं। वहीं कार्मिकों की हड़ताल के चलते 70 से अधिक वार्डों में गंदगी का अंबार लगता जा रहा है। हालांकि कोटा उत्तर की महापौर की समझाइश के बाद हड़ताल खत्म होने के आसार हैं। गौरतलब है कि 2 दिसंबर को स्वास्थ्य अधिकारी और पुलिसकर्मियों की मारपीट के बाद कार्मिकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की थी। और पुलिस प्रशासन को विवाद को लेकर के पूरी शहर की सफाई व्यवस्था को रोक दी गई है। 1-2 दिन तो हमने भी सोचा कि अगर इनमें आपसी रजामंदी हो जाती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोटा उत्तर की स्थिति काफी खराब होती जा रही है। कचरों के अंबार वार्ड में लगे हुए हैं, बीमारियां फैलने का खतरा है और कचरे की वजह से रास्तों में निकलना भी दुभर हो रहा है, बदबू बहुत ज्यादा फैल रही है। तो आज हमने उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है और उनसे कहा है कि जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू की जाए। और झुंझुनू के झाझड़ गांव में सीएचसी स्टाफ के खिलाफ लोगों की नाराजगी देखने को मिली, जहां ग्रामीणों ने सीएचसी पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया, जिसकी सूचना पर कार्यवाहक सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल शर्मा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। सीएमएचओ ने सीएचसी प्रभारी समेत 11 स्वास्थ्य कर्मियों को एपीओ कर दिया। बता दें कि झाझड़ सीएचसी के स्टाफ से ग्रामीण लंबे समय से परेशान थे। इससे पहले भी सीएचसी स्टाफ के खिलाफ विरोध में प्रदर्शन कर चुके हैं, साथ ही स्वास्थ्य महकमे में शिकायत भी दर्ज करवा चुके हैं। इसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ, तब जाकर ग्रामीणों ने अस्पताल पर ताला जड़ दिया। मतलब शिकर दिखाना पड़ा। तो अब जो इनके मतलब जो नेग्लिजेंसी हुई है तो उसमें जितना ये है कि जो डॉक्टर्स हैं, इंचार्ज है, जो स्टाफ है, जो भाई यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छी तरीके से रह रहे हैं, तो उनके अनुसार कार्रवाई की जो वो तो है ही है। और बाकी जो स्टाफ है, गांव वालों की मांग है कि पूरे स्टाफ को यहाँ से उपयोग किया जाए, हमारे दूसरे स्टाफ को लगाया जाए। कोटा से खबर है, जहां पर बीते दिनों आई हल्की बारिश के बाद मौसम साफ होने लगा है। वहीं मौसम साफ होने के चलते कोटा की सबसे बड़ी भामाशाह मंडी में फसलों की आवक में जबरदस्त बढ़ोतरी होने लगी है। मंडी में पिछले 24 घंटे में 2 लाख से अधिक कट्टों की आवक हुई है, जो बीते दिनों में हो रही आवक के दोगुना है। मावठ के चलते किसान मंडी में फसलों को लेकर नहीं आ पा रहे थे और अब मौसम साफ होने के बाद यहां पर आवक बढ़ने लगी है।
तो वहीं बारिश के बाद श्रीगंगानगर में ठंड बढ़ गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में हल्का कोहरा छा रहा है। कम तापमान और कोहरा रबी की फसल के लिए फायदेमंद है। वहीं कोहरा किन्नू और गाजर की मिठास बढ़ाने में भी फायदेमंद है। इसके अलावा ठंड बढ़ने के साथ ही लोगों की दिनचर्या पर भी असर पड़ा है। खान पान भी बदलने लगा है। अब लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर बदले हुए मौसम के मिजाज का जायजा लिया हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में इन दिनों तेज ठंड की वजह से लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से बदलने लगी है। बात करें श्री गंगानगर जिले के अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट का दौर जारी है। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 23-24 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है, तो वहीं रात का तापमान भी लगभग 10 डिग्री सेल्सियस पर आ लुढ़का है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर तो घना कोहरा नहीं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में काफी घना कोहरा देखा जाता है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, श्री गंगानगर जिला मुख्यालय से गोदारा कॉलेज से भगत सिंह चौक की तरफ जाने वाले मार्ग पर हल्का कोहरा जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम शहर से बाहर की तरफ निकलेंगे वैसे वैसे ये कोहरा काफी घना हो जाता है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय घना कोहरा देखा जाता है, तो उसकी वजह से विजिबिलिटी भी अच्छी खासी प्रभावित होती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ तेज ठंड से बचने के लिए जो स्टूडेंट्स घर से बाहर निकले हुए हैं पूरी तरह से वूलन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि बढ़ती हुई ठंड की चपेट में आने से बचा जा सके। श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने और दिन और रात के तापमान में गिरावट का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। तो वहीं माउंट आबू में सर्दी अपने पूरे उफान पर है। इस सीजन में लोग माउंट आबू में सर्दी का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। नक्की झील पर सैलानियों का हुजूम देखने को मिल रहा है। माउंट आबू में गुलाबी सर्दी से गुलाबी जो वादियां हैं वहां पर वो गुलजार नजर आ रही हैं। लगातार बढ़ रही सर्दी से माउंट आबू के स्थानीय लोगों की दिनचर्या पर भी खासा असर पड़ा है। सुबह 8 बजने के बाद भी माउंट आबू के स्थानीय लोग घर में ही दुबक कर रहते हैं। तो वहीं इन दिनों झुंझुनू की आबोहवा में भी लगातार बदलाव हो रहा है। साथ ही हवा में बदलाव के चलते वायु प्रदूषण का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। आज सुबह AQI बढ़कर 232 पर पहुंच गया। वहीं बढ़े हुए AQI के कारण आसमान में कोहरे और धुएं का मिश्रण यानी कि स्मॉग बना रहा। बीते कुछ दिनों से बढ़े वायु प्रदूषण के कारण बुजुर्ग और अस्थमा रोगियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी हवा में हो रहे बदलाव को लेकर लगातार इंडेक्स पर नजर बनाकर रखे हैं और आवश्यक चेतावनी भी जारी की जा रही है। और अब बात कोटा की, जहां पर कई इलाकों में जल संकट गहरा सकता है। वार्षिक मेंटेनेंस और पंप की क्षतिग्रस्त शाफ्ट को बदलने के चलते शहर में 8 घंटे से अधिक पेयजल आपूर्ति ठप रहेगी। वहीं नदी पार और नयापुरा इलाके के आसपास 150 से अधिक कॉलोनियों में पानी का संकट रहेगा, जिसे लेकर जलदाय विभाग ने पहले ही उपभोक्ताओं को जल संग्रहण करने की अपील की थी। दरअसल कोटा के 130 MLD जल संशोधन संयंत्र सकतपुरा में VT पंपों का मेंटेनेंस और शाफ्ट बदलने का कार्य किया जाना है। इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। हत्याकांड से पूरे देश में सनसनी है। इस बीच खबर यह है कि जयपुर में हुए सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में डीडवाना से युवक को हिरासत में लिया गया है। युवक की भूमिका सामने आने से नागौर में डीडवाना जिले में भी सनसनी फैल गई है। इस युवक पर शूटर्स की मदद करने का संदेह जताया जा रहा है। युवक को रात में हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उससे पूछताछ चल रही है। युवक की क्या भूमिका है अभी स्पष्ट नहीं है। शूटर्स ने हत्याकांड से पहले युवक का इस्तेमाल किया या फिर हत्याकांड के बाद, इसे लेकर भी पुलिस कुछ नहीं बोल रही। हिरासत में लिया गया युवक मूल रूप से मकराना के जूसरी गांव का रहने वाला है। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में डीडवाना से एक युवक को हिरासत में लिया गया है। इस युवक की उम्र महज 21 साल के आसपास बताई जा रही है। इस युवक को शूटरों की मदद करने के संदेह में हिरासत में लिया गया है। पिछले कई घंटों से डीडवाना पुलिस इस युवक से पूछताछ कर रही है। जयपुर में हुए सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में इस युवक की क्या भूमिका है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन ये आशंका जताई जा रही है कि शूटर नितिन फौजी
वे दूसरे शूटर की मदद इस युवक द्वारा की गई है। किस तरीके से ये मदद की गई है या फिर इस युवक का इन शूटरों ने किस तरीके से उपयोग किया है, ये अभी स्पष्ट होना बाकी है। बताया यह जा रहा है कि डीडवाना के ये युवक जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था और ये युवक इन शूटरों के संपर्क में कैसे आया अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन डीडवाना की पुलिस पिछले कई घंटों से इस युवक से पूछताछ कर रही है और लगातार जयपुर पुलिस से भी डीडवाना पुलिस का संपर्क बना हुआ है। डीडवाना से इस युवक को उसके घर से हिरासत में लिया गया है। शूटरों ने इस युवक का उपयोग किस तरीके से किया ये अभी स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन डीडवाना में युवक को हिरासत में लेने के बाद सनसनी फैल गई। गौरतलब है कि एक शूटर जो नितिन फौजी के साथ था वो मूल रूप से मकराना के दूसरी गांव का निवासी था जो फिलहाल जयपुर में रह रहा था और अब डीडवाना के एक युवक को हिरासत में लिया गया है। ऐसे में सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड का कनेक्शन एक बार फिर डीडवाना क्षेत्र से जुड़ गया है। पहले जो रोहित राठौड़ नामक शूटर है वो मकराना के दूसरी गांव का निकला जो अभी जयपुर में रह रहा था और अब डीडवाना कस्बे के एक युवक पर भी इन शूटरों की मदद करने का संदेह है। हालांकि अभी पुलिस ने कुछ भी चीजें स्पष्ट नहीं की है, लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि इस युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 18 नागौर। सहयोगी महेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, कुछ अपडेट मिल पा रहा है क्या? जिस युवक को हिरासत में लिया गया है पूरा मामला क्या है? देखिए, इस युवक को रात्रि से ही हिरासत में ले रखा है और इससे पूछताछ चल रही है। बड़ी बात ये सामने है कि ये युवक तो महज 21-22 साल का युवक है जो जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था और अब डीडवाना आया हुआ था। अब इसकी क्या भूमिका है इसे लेकर यहाँ की जो डीडवाना की पुलिस है इन्होंने कोई स्थिति स्पष्ट नहीं करी है। रात से ही पूछताछ चल रही है। इन शूटरों की मदद युवक ने कैसे की है या फिर ये जो दोनों शूटर है इन्होंने इस युवक का उपयोग कैसे किया है, इसे लेकर ये मामला बताया जा रहा है कि हो सकता है कि शूटरों ने फरारी के दौरान या घटनाक्रम से पहले इस युवक का कोई उपयोग किया हो, इसके मोबाइल का कोई उपयोग किया हो। इस तरह के लिंक इससे हो सकते हैं, लेकिन अभी पुलिस ने कोई इसे लेकर बयान दिया नहीं है, कोई स्थिति स्पष्ट करी नहीं है। जयपुर पुलिस से डीडवाना पुलिस का कोऑर्डिनेशन है और अभी पूछताछ लगातार इस युवक से चल रही है कि ये युवक इनके संपर्क में था या नहीं था। पुलिस तो अभी कुछ कहने से बच रही है, लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि इस युवक को कल रात्रि से ही पुलिस ने हिरासत में ले रखा है और इससे पूछताछ चल रही है, जिसकी उम्र करीब 21 साल के आसपास बताई जा रही है, जो कि जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। ये सूचना अभी सामने आई है। इस युवक की इस पूरे प्रकरण में कोई भूमिका है या नहीं है, ये तभी स्पष्ट हो पाएगा जब पुलिस का कोई बयान सामने आएगा। जी बिल्कुल महेंद्र, और अगर भूमिका होती है, कोई कड़ी मिलती है तो हो सकता है कि आरोपियों को पकड़ने में भी जल्द ही सफलता मिल जाए। आप नजर बनाए रखिएगा महेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और सरहदी जिले जैसलमेर के वॉर म्यूजियम से सेना के अधिकारियों ने कोणार्क विजय दिवस के उपलक्ष्य में जैसलमेर से कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार रैली 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत के 52 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रेगिस्तानी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। अभियान दल में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, BSF और नागरिक प्रशासन के 12 वाहन और कर्मी शामिल हुए, जिसमें ये 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले सभी वर्दीधारी सेवाओं और सिविल सेवा के कर्मियों का एक अनूठा संयोजन बन गया। सेना के अधिकारियों ने कहा कि जैसलमेर में बड़ी धूमधाम के बीच मोमेंटस कार रैली को हरी झंडी दिखाई गई, जिसने एक ऐतिहासिक यात्रा की नींव रखी, जो हमारे सशस्त्र बलों की ताकतें और हमारे राष्ट्र की एकता की बहादुरी का सम्मान करती है। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।